गुर्जर। गुर्जर क्या एक भौगोलिक शब्द होता है, भौगोलिक शब्द। और इस भौगोलिक शब्द का जब हम हिंदी अर्थ करेंगे तो इसका हिंदी अर्थ निकलता है गुजरात्रा प्रदेश में रहने वाला। क्या निकलता है? गुजरात्रा प्रदेश में रहने वाला। तो गुजर एक भौगोलिक शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है गुजरात्रा प्रदेश में रहने वाला। और ये गुजरात्रा प्रदेश हमारे पश्चिमी राजस्थान में था। कहां था? पश्चिमी राजस्थान में। जबकि जो प्रतिहार शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द होता है। इसका संस्कृत भाषा का कौन सा? प्रतिहार। और हमने जब प्रतिहार का हिंदी अर्थ किया तो हिंदी अर्थ निकलता क्या? द्वारपाल। तो गुजर तो एक भौगोलिक शब्द हो गया, हिंदी अर्थ क्या हुआ? गुजरात्रा प्रदेश में रहने वाला। जबकि प्रतिहार एक संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी अर्थ क्या होता है? द्वारपाल। अब मैं आपसे कहूं, हमारे राजस्थान के इतिहास में दो राजा ऐसे हैं। कितने राजा? दो राजा जिन्होंने द्वारपाली की भूमिका निभाई है। केवल दो राजा हैं जिन्होंने द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। आप में से कोई भाई बहन ये बता दे कि सर एक राजा तो ये था जिसने द्वारपाल की भूमिका निभाई, एक राजा ये था। उसको मैं उचित इनाम दूंगा। इनाम क्या दूंगा? बेटा सही बोल रही, बोल क्या बोला? शाबाश बेटी। एक तो था नागभट्ट प्रथम। वेरी गुड बेटा। और बोलो, एक और बोलो बस। मिहिर भोज किसने बोला? मिहिर भोज। चलो मैंने आपकी भी बात मान ली। चलो और बोलो। हमारे छोरे लड़कियों से कम है क्या? कुछ तो बोलो। इतने राजा हैं राजस्थान में, नहीं बोलेंगे। देख बेटा, द्वारपाली की भूमिका निभाने वाले राजस्थान में केवल दो राजा हैं। एक कौन था? नागभट्ट प्रथम, पढ़ेंगे गुजर प्रतिहारों में। एक हमारा परमवीर महावीर पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनके लिए कहा गया है, चंद्रबरदाई ने कहा था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। संयोगिता। एक नागभट्ट प्रथम। दो राजा हैं जिन्होंने द्वारपाल की भूमिका निभाई। इसे याद रखना, हम आगे पढ़ेंगे बेटा, है ना। मिहिर भोज नहीं था। तो समझो, गुजर एक भौगोलिक शब्द है, अर्थ क्या होता है? गुजरात प्रदेश में रहने वाला। जबकि प्रतिहार एक संस्कृत भाषा का शब्द होता है, अर्थ क्या होता है? द्वारपाल। हम बात करें कि गुजर प्रतिहारों में जो 3 चीजें हमें पढ़नी होती हैं। नंबर 1, गुजर प्रतिहारों की उत्पत्ति के सिद्धांत। नंबर 2, गुजर प्रतिहारों की जानकारी देने वाले शिलालेख या ग्रंथ। नंबर 3, गुजर प्रतिहारों का वंशानुक्रम। क्या? वंशानुक्रम। तो हम बात करें तो हमने शुरुआत में ये गुर्जर लिखा था। तो गुर्जर या गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है बेटा? एहोल शिलालेख। एहोल शिलालेख। लिखना मत बेटा, है ना। एक बार समझ लो, एक बार कहानी से दिमाग में सेट हो जाएगी ना, फिर समझ में अच्छा आएगा। तो गुर्जरों का सबसे पहले उल्लेख किस शिलालेख में मिला है? एहोल शिलालेख में। अच्छा, ये शिलालेख हमें कहां मिला था? कर्नाटक में मिला था। कहां मिला था? कर्नाटक में। और ये शिलालेख किस राजा का है? किस राजा का है? पुलकेशियन सेकंड। इसका वंश कौन सा था? चालुक्य वंश का था। और इस शिलालेख का लेखक कौन था बेटा? शाबाश बेटा, कौन था? रवि कीर्ति। अब सुनो, गुर्जर का सबसे पहले उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? एहोल शिलालेख में। सीधा क्वेश्चन आएगा, शिलालेख कहां मिलेगा? कर्नाटक में। किस राजा का होगा? पुलकेशियन सेकंड का होगा। इस शिलालेख का लेखक कौन होगा? रवि कीर्ति। हाथों हाथ दिमाग में लेके आओ, शिलालेख का जनक कौन है भारत में? अशोक। अब बात यह है, सर ये गुर्जर कर्नाटक में क्यों गए होंगे? आपने तो ये कहा था ये गुर्जर भौगोलिक प्रदेश है, गुजरात प्रदेश में रहने वाला, पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं। तो ये कर्नाटक दक्षिणी में आता है, दक्षिण भारत में, ये यहाँ क्यों गए थे? तो हमने कहा हमारे उत्तर भारत का एक राजा था हर्षवर्धन।
कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के मध्य 634 ईस्वी में नर्मदा नदी का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में हर्षवर्धन की सहायता इन गुर्जरों ने की थी और गुर्जर प्रतिहार हर्षवर्धन के सामंत हुआ करते थे और इस युद्ध में हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। तो पुलकेशिन सेकंड ने लिखा है कि इस युद्ध में गुर्जर प्रतिहारों ने हर्षवर्धन की क्या की है? सहायता की है। तो गुर्जरों का पहली बार उल्लेख किस शिलालेख में हो गया? ऐहोल शिलालेख। कहां मिलेगा? कर्नाटक। किस राजा का है? पुलकेशिन सेकंड का। वंश कौन सा है? चालुक्य। लेखक कौन है? रवि कीर्ति। दूसरा शिलालेख बेटा घटियाला शिलालेख। कौन सा? घटियाला शिलालेख। घटियाला शिलालेख कहां मिला हमको? मंडोर में। बेटा मंडोर कहां है? जोधपुर में। तो घटियाला शिलालेख से गुर्जर प्रतिहार वंश की क्या मिलती है? जानकारी। ये क्या कहता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था। कौन था? हरिश्चंद्र था, जो जाति से ब्राह्मण था। इसने 6वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश की क्या की? स्थापना की और पहली राजधानी मंडोर को बनाया था। आपके सेकंड ग्रेड में तो यही क्वेश्चन आता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की पहली राजधानी कौन सी थी? मंडोर। किस शिलालेख के अनुसार? घटियाला शिलालेख के अनुसार। कहां मिलेगा ये? मंडोर में मिलेगा। अब इस शिलालेख से एक तो गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी मिली, दूसरी जानकारी क्या मिली? इसी शिलालेख से राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा की भी जानकारी मिली है। राजस्थान में सती प्रथा की जानकारी देने वाला पहला शिलालेख कौन सा है? घटियाला शिलालेख। बेटा मैंने राजस्थान का कहा है, इसका राजस्थान का। राजस्थान में सती प्रथा की जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा? घटियाला। जबकि भारत का कौन सा है? एरन शिलालेख। कौन सा? एरन शिलालेख, जो कहाँ मिलता है? एमपी में। उसके बाद हमने कहा ये गुर्जर प्रतिहार हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के में। और हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था, आपने नाम सुना हो, बाणभट्ट। नाम सुना हो तो बाणभट्ट, ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुआ करते थे। तो बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के दरबार में एक ग्रंथ लिखा था। कौन सा? हर्षचरित्रम। कौन सा लिखा है? हर्षचरित्रम। आप में से कोई संस्कृत का विद्यार्थी है क्या? कोई संस्कृत का जिसमें संस्कृत रही हो, सेकंड ग्रेड में सब्जेक्ट संस्कृत हो? कोई नहीं है। क्वेश्चन नहीं पूछूंगा एक भी, विश्वास करो। मैं क्वेश्चन तो किसी से पूछता ही नहीं हूं, मैं तो खुद ही पूछता हूं, खुद ही आंसर देता हूं। है कोई आप में से? एक नहीं मन से बेटा, कम से कम 10 विद्यार्थी होंगे। अब पता नहीं हमारी बेइज्जती हो जाए। कितना कहता हूं मैं आपसे, हमारी इज्जत ही नहीं वो बेइज्जती होगी। इज्जत कब होगी? जब हमारी नौकरी होगी। कोई भी नहीं है। शाबाश, वेरी गुड। राजा कौन है? हर्षवर्धन। दरबारी कवि कौन है? बाणभट्ट। ग्रंथ कौन सा है? हर्षचरित्र। अब इसके अलावा इसने 2-3 ग्रंथ और भी लिखे थे, कादंबरी, मुकुट तड़िका, चंडी शतक। किसके हैं ये? बाणभट्ट के। महत्वपूर्ण कौन सा था? हर्षचरित्र। तो हर्षचरित्र में भी बाणभट्ट ने गुर्जर प्रतिहारों के बारे में लिखा है। तो बाणभट्ट का ग्रंथ कौन सा हो गया? एक तो हर्षचरित्र हो गया, जिससे हमको गुर्जर प्रतिहारों क्या मिली है? जानकारी मिली है। और ये खुद हर्षवर्धन है ना, ये खुद हर्षवर्धन खुद भी एक लेखक था, एक लेखक था। हर्षवर्धन ने भी 2-3 ग्रंथ लिखे और उसमें बताया था कि भाई मैंने गुर्जर प्रतिहारों को बारे में इसमें लिखा है, क्योंकि हर्षवर्धन के सामंत कौन है? गुर्जर प्रतिहार। तो इसके जो ग्रंथ हैं, एक तो होता है नागानंद। कौन सा था? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। और कौन सी है? प्रियदर्शिका। 3 ग्रंथ लिखे और इन ग्रंथों से भी हमें गुर्जर प्रतिहार वंश की क्या मिल रही है? जानकारी मिली है। उसके अलावा जो पिछली बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था, देवली शिलालेख, नीलकुंड शिलालेख, राधनपुर शिलालेख, करडहा शिलालेख, इन चारों शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है, या चारों शिलालेखों से हमें गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। यह क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में था। देवली, नीलकुंड, राधनपुर, करडहा शिलालेखों से किस वंश की जानकारी मिलती है? गुर्जर प्रतिहारों की। घटियाला शिलालेख से गुर्जर प्रतिहारों की,
गुजर शब्द का प्रथम बार उल्लेख किसमें हुआ है? एहुल शिलालेख में। हर्ष चरित्र से किसकी जानकारी मिलती है? गुजर प्रतिहारों की। नागानंद रत्नावली प्रिय दर्शिका से किसकी जानकारी मिलती है? गुजर प्रतिहारों की। क्योंकि आपको एक टॉपिक है भाषा एवं साहित्य, वहां आपको एक किताबें याद करनी होंगी। अच्छा, उसके बाद हम बात करें, इनका नाम आपने कभी सुना हो? इनका नाम सुना है आपने? मुनोत नैन्सी, जिन्हें राजस्थान का अब्बुल फजल कहा गया है। कहने वाला कौन था? मुंशी देवी प्रसाद। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, शाबाश, नैनसिरी ख्यात। कौन सा लिखा है? नैनसिरी ख्यात। इस ग्रंथ में मुन्नोत नैन्सी कहते हैं कि गुजर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं? 26। कितनी है? 26। इनमें से 2 शाखाएं महत्वपूर्ण है, यानी 2 शाखाओं का हम अध्ययन करते हैं। नंबर 1 मंडोर के गुजर प्रतिहार। कहाँ के? मंडोर के। नंबर 2 भीनमाल। भीनमाल कहाँ के? भीनमाल। मंडोर के गुजर प्रतिहार और भीनमाल। भीनमाल आता है जालोर में, मंडोर आता है जोधपुर में। तो मुहनोत नैन्सी ने गुजर प्रतिहार वंश की कितनी शाखा बताई हैं? 26 बताई हैं, जिनमें से 2 बड़ी महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? मंडोर और एक व्यक्ति था, इतिहासकार है, जिसका नाम है रमेश मजूमदार। ये पिछली बार ये भी आया था, रमेश मजूमदार। तो रमेश मजूमदार ने गुजर प्रतिहारों का समय, गुजर प्रतिहारों का समय 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक माना है। तो रमेश मजूमदार के अनुसार गुजर प्रतिहारों का समय कब से कब तक माना गया है? 6वीं शताब्दी से 12वीं तक। एक बार लिखे, अब लिखने आ जाओ। बोलूं? अच्छा, मैं रुक गया मैडम, रुक गया, आप लिखो लिखो। अच्छा, आपने लिख लिया ना? हाँ जी। तो जब तक हम दोनों चर्चा करते हैं, कर ले, बुरा तो नहीं मानोगे? अच्छा, मैंने ये लिखा है ना, घटियाला लिखा है। घटियाला फिलहाल एक लिखा था, कहाँ मिला था? मंडोर में। तो उसमें गुजर प्रत्यावन से जानकारी मिलेगी, मग जाति के ब्राह्मणों की जानकारी मिलेगी, राजस्थान में प्रथम बार सती प्रथा की जानकारी मिलेगी। लेकिन इससे मैच खाता हुआ एक नाम और है, घुसुंडी शिलालेख है गुरुजी। वो कहाँ मिला था आपको? नगरी। नगरी कहाँ है? चित्तौड़ में। अब वो देखो, इसमें और उसमें अंतर क्या था? गोफुंडी शिलालेख से तो राजस्थान में सर्वप्रथम वैष्णव संप्रदाय की जानकारी मिलती है। किसकी? वैष्णव संप्रदाय की। भगवान विष्णु का जो संप्रदाय होता है ना, वो वैष्णव कहलाता है। और वैष्णव भक्तों को दक्षिणी भारत में अलवार कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अलवार, दक्षिणी भारत में, साउथ में। और मैंने कहा घटियाल वो घुसुंडी शिलालेख से ही, घुसुंडी शिलालेख से ही राजस्थान में सबसे पहले अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी मिलती है। किसकी? अश्वमेघ यज्ञ की। किससे? घुसुंडी शिलालेख। और है बेटा, ये ना मैं ये बता सकता हूं पहला किसने किया, नहीं ये अंतिम किसने किया, ये प्रमाणिक नहीं है बेटी। पहला किया था पुष्यमित्र शुंग ने किया था, और राजस्थान का, राजपूताने का, भारत का अंतिम किया था जयपुर का ही था हमारा सवाई जयसिंह सेकंड। किसने? हमने नाम ही नहीं सुना उसका गुरु जी, यार नाम ही नहीं सुना, है ना? अच्छा, अब जो राजस्थान का पहला अश्वमेध यज्ञ था, जानकारी मिल रही है घुसुंडी शिलालेख से। तो ये यज्ञ किसके द्वारा किया गया था? तो घुसुंडी शिलालेख में लिखा हुआ है कि गजवंश के राजा थे। किसके? गजवंश के। नाम क्या था? सर्वतात। कौन था? सर्वतात। तो गजवंश के राजा सर्वतात के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का प्रमाण मिला है पहली बार, घुसुंडी शिलालेख। जबकि घटियाला से गुजर प्रतिहार, दोनों में अंतर देखना। घटियाला बोले तो गुजर प्रतिहार, और घुसुंडी बोले तो वैष्णव संप्रदाय। दोनों में अंतर भी है, एक नगरी चित्तौड़ है, एक कहाँ है? मंडोर जोधपुर है। एक मंडोर कहाँ है? जोधपुर में। अब एक बार सामने देखो, लिखा अब, लिख लिया कर तुरंत तुरंत ही।
बस एक बार सामने देखो फिर लिखो, फिर सामने देखो फिर लिखो। बालक की तरह लिखते हैं, गुर्जर याद रखियो, इसी पढ़ने से क्वेश्चन आएगा पक्का। गुर्जर प्रत्यारों के 4-5 क्वेश्चन बनते हैं बस केवल, कि गुर्जर प्रत्यारों की जानकारी देने वाला शिलालेख, पहली राजधानी, त्रिपक्षीय संघर्ष और ग्वालियर प्रशस्ति, और गुरु था राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम। ये 4-5 क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं गुर्जर प्रत्यारों के। तो इनको प्रॉपर ध्यान रखो कौन कौन सा शिलालेख है, क्योंकि अभी तो हम राजा पढ़ेंगे ना, तो राजाओं में शिलालेख आएंगे, कम से कम 20 शिलालेख आते हैं गुर्जर प्रत्यारों में, तो प्रॉपर ध्यान रखो सबका। अब मैं बोलूं क्या, एक बार साफ नहीं करूंगा कि रहा नहीं जाते इतनी देर तक खड़ा खड़ा है ना। गुर्जर प्रत्यार, गुर्जर प्रत्यार। अब मैंने कहा सुनो, एक एग्जाम्पल पे सुनो। हम सभी लोग गांवों के, ठीक है, हमने क्या किया, अपने गांव को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर अपने खेतों में घर बना लिया। क्या बना लिया? घर। अब वो खेत में हमने घर बनाया, तो हम हमारे सभी गोत्री भाई जितने भी थे, गोत्री भाई सभी हमारे साथ कहाँ गए? खेतों में आ गए, गांव छोड़कर खेतों पे आ गए। और उस सभी गोत्री भाइयों ने जहां घर बनाया है, तो सभी एक गोत्र के थे। तो जैसे मान लो तुम्हारा क्या गोत्र है, कोई बता दो, एक गोत्र। उज्जैन। उज्जैन तो बेनीवाल, पलसानिया। तो इनके सभी गोत्रों ने क्या किया कि खेत पर घर बना लिए, तो नाम दे दिया पलसानियों की ढानी। नाम दे दिया पलसानियों की ढानी, या जाखड़ों की ढानी, नटवाड़ियों की ढानी, क्योंकि गांव को छोड़कर खेतों में घर बनाया है। तो ऐसे ही गुर्जर एक क्या हो गई? जाति हो गई। तो जिस स्थान पर गुर्जर जाति के लोग रहेंगे, जिस स्थान पर गुर्जर जाति के लोग रहेंगे, उस स्थान को सामान्य भाषा में क्या बोल दिया? गुजरातरा प्रदेश। क्या बोल दिया? तो गुजरातरा प्रदेश को सुनकर हमें ज्ञात हो जाएगा कि यहाँ गुर्जर जाति के लोग हैं। यहाँ क्या हो गए? गुर्जर जाति के लोग हो गए। तो मैंने कहा ये एक भौगोलिक शब्द है। गुर्जर क्या है? भौगोलिक शब्द है। इसका तात्पर्य क्या होता है? गुजरातरा प्रदेश में रहने वाला। और गुजरातरा प्रदेश कौन सा है? मरु प्रदेश, यानी आपका पश्चिमी राजस्थान। कौन सा? पश्चिमी राजस्थान। जबकि जो प्रतिहार शब्द होता है वो क्या एक संस्कृत भाषा का शब्द है। हिंदी अर्थ क्या होता है इसका? द्वारपाल। दूसरे अर्थों में समझो, हमारे राजस्थान की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इनका राज्य हुआ करता था गुर्जर प्रतिहारों का। तो उत्तर पश्चिमी सीमा की इन्होंने क्या किया है? रक्षा की है। क्या की है? रक्षा। विदेशियों से हमारी उत्तर पश्चिमी सीमा क्या की? रक्षा की। और जो सीमा की रक्षा करने वाला होता है, दुर्ग की रक्षा करने वाला होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? द्वारपाल। क्या बोलते हैं? तो इतिहासकारों ने इस अर्थ में भी इन्हें द्वारपाल कहा है। जबकि प्रतिहार एक संस्कृत भाषा का शब्द होता है जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? द्वारपाल। अब मैंने कहा गुर्जरों का प्रथम बार उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? ऐहोल शिलालेख। किसमें मिलता है? ऐहोल शिलालेख। किस मतलब कहां मिलता है? ये कर्नाटक में मिलता है। ऐहोल शिलालेख कहां मिलता है? कर्नाटक में मिलता है। अब राजा कौन है? पुलकेशियन सेकंड है। किसने लिखवाया? ये पुलकेशियन सेकंड ने लिखवाया था। इनका वंश कौन सा था भैया? चालुक्य वंश। इसका लेखक कौन है शिलालेख का? रवि कीर्ति। कौन है? रवि कीर्ति। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि गुर्जरों का उल्लेख प्रथम बार किस शिलालेख में प्राप्त हुआ है? ऐहोल शिलालेख। दूसरा कौन सा है? घटियाला। तो घटियाला शिलालेख गुर्जर प्रतिहारों का सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है ये। तो ये कहां मिलेगा? मंडोर में। और एक कब का है? 861 ईस्वी का। कब का है? 861 ईस्वी का। इस शिलालेख से हमें मग जाति के ब्राह्मणों को क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है, क्योंकि इसका जो लेखक है ना वो कौन है? मग है। कौन था? मग। और मग क्या था? एक ब्राह्मण था। तो मग जाति क्या हो गए? ब्राह्मण। तो मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख सबसे पहले किस शिलालेख में मिलता है? घटियाला। ये RS3 का क्वेश्चन है। मग जाति का उल्लेख सबसे पहले किस शिलालेख में हुआ है? घटियाला शिलालेख। और घटियाला शिलालेख से किसकी जानकारी मिली है? गुर्जर प्रतिहारों की। इनके अलावा राजस्थान में सती प्रथा की जानकारी देने वाला
प्रथम शिलालेख कौन सा है? घटियाला। और भारत का कौन सा है? एरन शिलालेख। ये कहां मिला था? एमपी में। कहां मिला था? एमपी में। एरन शिलालेख 510 ईस्वी का है। कब का है? 510 ईस्वी गुप्त वंश का। जबकि घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी का है, गुर्जर प्रतिहार वंश का। मैंने कहा देवली, नीलकुंड, राधनपुर, करढ़ा शिलालेखों में प्रतिहारों को क्या बोला गया है? गुर्जर प्रतिहार। ये पिछली बार सेकंड ग्रेड में था। अब ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति, प्रशस्ति बोलते हैं राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए लेख। राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए लेख क्या कहलाती है? प्रशस्ति कहलाती है। और ये कहां मिल गई हमको? ग्वालियर में मिल गई। तो अब नाम क्या दिया इसको? ग्वालियर प्रशस्ति। और इसको लिखवाने वाला कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज। अब ग्वालियर प्रशस्ति का लेखक कौन है? भट्ट धनिक का पुत्र बालादित्य। इसी प्रशस्ति में कहा गया है कि गुर्जर प्रतिहार राम के छोटे भाई, राम के छोटे भाई कौन है? लक्ष्मण। गुर्जर प्रतिहार राम के छोटे भाई लक्ष्मण की संतान है। यह जानकारी कहां से मिलती है? ग्वालियर प्रशस्ति से। अब आगे लिखो। किस किसने लिख लिया? लिख लिया बेटी? मूनोप नैन्सी ने नैन्सी ख्यात में गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई हैं, जबकि मेवाड़ के गोहिल वंश की कितनी बताई हैं? किसने बताया? यही बताया था ना बेटा? बिल्कुल सही है। गोहिल वंश की कितनी थी? 24। गुर्जर प्रतिहारों कितनी थी? 26। 24 में से दो ही महत्वपूर्ण थी, एक तो गोहिल या रावल, एक सिसोदिया या राणा। यहां भी महत्वपूर्ण कितनी है? दो ही, मंडोर और भीनमाल। जैसे तो कन्नौज के भी हैं, उज्जैन के भी हैं, है ना, लेकिन महत्वपूर्ण कितनी है? दो ही हैं, मंडोर के गुर्जर प्रतिहार और भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार। याद रखना 26 बताएंगे, कंफ्यूज क्या होते हो? मेवाड़ की 24 हैं और यहाँ की कितनी है? 26 है। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है ना, तो हम मेवाड़ में ये लगा देते हैं 26 और गुर्जर प्रतिहारों में 24 लगा देते हैं। तो मेवाड़ के गोहिलों की तो 24 है और गुर्जर प्रतिहारों की 26 है। कहां तक पहुंचे? हो गया? नहीं, अभी तो भाई होंगे ना। नैन्सी पे तो आगे नहीं आए अभी। अब सुन लो एक बार, ऊपर देखो, सामने देखो। हमारे भारत के राजा थे हर्षवर्धन। कौन थे? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी कन्नौज। क्या था? कन्नौज। उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा यही था, हर्षवर्धन। उस समय तो राजधानी थी कन्नौज। तो कन्नौज तो हम आज बोलते हैं, पहले कन्नौज को क्या बोलते थे? कन्नौज के प्राचीन नाम कौन कौन से थे बेटा? तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। तो कन्नौज के जो प्राचीन नाम हैं, याद रखना, क्या नाम है? नंबर 1 क्या नाम है? कार्निकुब्ज नगरी। नंबर 2 क्या नाम है कन्नौज का प्राचीन? महोदय नगरी। आज और क्या बोलते हैं कन्नौज को? इत्र नगरी। तो कन्नौज कितने नाम हो गए? 3। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। तो मैंने लिखा है हर्षवर्धन के दरबार में एक व्यक्ति था संस्कृत भाषा का, बहुत बड़ा महाकवि था। ये नाम क्या था? बाणभट्ट। क्या नाम था? बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने ग्रंथ लिखा है, कौन सा? हर्ष चरित्रम। हर्ष चरित्रम। मैंने आपसे कहा था कोई संस्कृत विद्यार्थी हो, अगर होता तो कुछ और बताता इसमें। ये ग्रंथ हर्ष चरित्रम 8 उच्छ्वासों में लिखा हुआ है। कितने उच्छ्वासों में? 8 उच्छ्वासों में लिखा हुआ है, यानी 8 खंडों में लिखा हुआ है। पहले खंड से और दूसरे खंड से गुर्जर प्रतिहार वंश की या हर्षवर्धन की क्या मिलती है? हमको जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन एक राजा होने के साथ साथ एक लेखक भी था। इसने
नागानंदम, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे नाटक लिखे। इन नाटकों में भी गुर्जर प्रतिहार वंश का उल्लेख किया गया है। क्यों करेगा भाई? क्योंकि हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहते थे? गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार किसके सामंत थे? हर्षवर्धन के। तो लिखेगा ही। इतिहासकार कौन है? रमेश मजूमदार। कौन थे? रमेश मजूमदार। ये क्वेश्चन आया हुआ है। रमेश मजूमदार कहता है कि गुर्जर प्रतिहारों का समय 6वीं शताब्दी से लेकर कब तक माना गया है? 6वीं से लेकर 12वीं तक माना गया है। किसके अनुसार? रमेश मजूमदार के अनुसार। हमारे जोधपुर के राजाएं जशवंत सिंह प्रथम, कौन है? जशवंत सिंह प्रथम। उनका दरबार कवि कौन था? मुनोत नैन्सी। कौन था? मुनोत नैन्सी। अब मुनोत नैन्सी ने ग्रंथ लिखा नैन्सीरी ख्यात। क्या लिखा है? नैन्सीरी ख्यात। ये बेटा राजस्थान की पहली ख्यात है। राजस्थान की पहली ख्यात है जो डिंगल और मारवाड़ी भाषा में लिखी हुई है। डिंगल और मारवाड़ी भाषा में लिखी हुई है। मुनोत नैन्सी को राजस्थान का अब्बुल फजल कहा जाता है। कहने वाला व्यक्ति कौन है? मुंशी देवी प्रसाद। तो इस ग्रंथ में मुनोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहार वंश की कितनी शाखाएं बताई हैं? अरे मेरे शब्दों समझो। मुनोत नैन्सी ने कहा है कि गुर्जर प्रतिहारों के 26 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 26 में से 2 ही पुत्र महत्वपूर्ण थे। कितने पुत्र? 2 ही पुत्र। 26 में से 2 ही पुत्र क्या थे? महत्वपूर्ण थे। कितने पुत्र? 2। कुल कितने पुत्र हैं? 26। महत्वपूर्ण कितने हैं? 2। कहां के? एक तो मंडोर के गुर्जर प्रतिहार, एक कहां के? भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार। और एक बात और सुन लो, इसने एक ग्रंथ और लिखा है अभी। एक तो ये हो गया कौन सा? नैन्सी ख्यात। कौन सा बोला बेटा? मारवाड़ परगनारी विगत। ये भी और लिखा है। इसे बोलते हैं राजस्थान का गजेटियर। क्या बोलते हैं? राजस्थान का गजेटियर। 2 ग्रंथ लिखे थे। एक छोटा सा और लिख लो बस। जो हमारे बड़े गुर्जर थे ना, जिनका राज्य दौसा में था, आवानेरी में था। दौसा और आवानेरी। तो दौसा का जो दुर्ग है ना, दुर्ग जिसकी आकृति सूप के समान है। आपने पढ़ा हो, सुना हो कि कछुआ वंश के एक व्यक्ति थे तेजकरण दूले राय। तो दूले राय ने बड़ गुर्जरों को पराजित करके दौसा पर अधिकार किया था और दौसा में कछुआ वंश की स्थापना की थी और दौसा को अपनी पहली राजधानी बनाया था। ये वो ही बड़ गुर्जर हैं। इन बड़ गुर्जरों की जानकारी किससे मिलती है? राजूरगढ़ शिलालेख। तो ये कहां मिला है? अलवर में। कहां मिला है? अलवर में। ये हमारे पीटीआई के एग्जाम में आया था। बड़ गुर्जर शाखा की जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा है? राजूरगढ़ शिलालेख। कहां मिलेगा? अलवर में। अब ये तो महत्वपूर्ण क्या हो गए? शिलालेख हो गए। क्या हो गए? शिलालेख। अब जानकारी देने वाले तो ये हो गए। अब हमने कहा सर ये गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहां से आए? तो अभी एक बार लिखना, मतलब सामने देखना। तो गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के सिद्धांतों के अंतर्गत पहला सिद्धांत कौन सा है? अग्निकुंड का सिद्धांत। कौन सा है? अग्निकुंड का सिद्धांत। और इस सिद्धांत को देने वाला व्यक्ति कौन था? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई कौन था? चंद्रबरदाई। बेटा तेरे पीछे वाला इधर देख, मत देख। अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया था? चंद्रबरदाई ने दिया था। किस ग्रंथ में दिया था? पृथ्वीराज रासो में दिया था। किसमें दिया था? बेटा आप मानते नहीं हो किसी के, है ना? करेंगे तो मन की। तो ये अग्निकुंड का सिद्धांत कहता है कि हमारी पृथ्वी पर राक्षसों का बहुत बड़ा आतंक हो गया था। आतंक कैसे? कि हमारे पृथ्वी पर जो धर्म की स्थापना होती है वो किसके माध्यम से होती है? क्योंकि जब हमारे ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में आहुति देते हैं। आहुति के माध्यम से जो हवि निकलती है उसका भोजन कौन करते हैं? देवता। तो एक अच्छे समाज का निर्माण होता रहता है। तो हमारे ऋषि मुनि यज्ञ करने बैठते, आहुति करने बैठते तो राक्षस आते। तुम जानते हो राक्षस अपने रामायण महाभारत में देखा होगा, उड़ते हुए आते थे। अब ऋषि मुनि तो बैठ के कर रहे हैं, उन्हें क्या पता पीछे से कोई उड़ता हुआ आ रहा है।
तो उड़ते हुए आते, पीछे से आकर ऋषि मुनि को यूं उठाते और यूं फेंक देते। या फिर यज्ञ में, अग्निकुंड में रक्त डाल देते, पशुओं की हड्डियां डाल देते, ऊपर से पानी डाल देते, तो यज्ञ को वो पूरा ही होने नहीं देते। तो सारे व्यक्ति परेशान हो चुके थे। अब परेशान हो गए तो सभी व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति के पास गए। उस व्यक्ति का नाम था गुरु वशिष्ठ। इनके पास गए। ये मैं नहीं कह रहा, कौन कहता है? चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो में, कि उसके पास गए और उससे कहा कि गुरुजी नमस्कार। तो हमने कहा खुश रहो, हाँ कल्याण मस्तु, कल्याण हो, कि गुरुजी ये बात है। तो गुरुजी ने कहा तुम टेंशन मत करो, मैं कुछ करूंगा। तो हमने कहा कुछ करूंगा नहीं, कुछ करो। तो ठीक है, आज ही करता हूं। तो ऋषि वशिष्ठ तुरंत कहां पहुंचे? आबू पर्वत। कहां पे बेटा? ये शिरोई में। यहां पहुंचे कौन? ऋषि वशिष्ठ। यहां पहुंचकर ऋषि वशिष्ठ ने क्या किया? एक यज्ञ किया। क्या किया? एक यज्ञ किया। उस यज्ञ की अग्नि से, अब ये कहना पर आप फेंक रहे हो, है ना, ये बिल्कुल प्रमाणिक हो रहे। उस यज्ञ की अग्नि से, बोले तो वो अग्नि कुंड से 4 बालक उत्पन्न हो गए। कितने बालक? 4। तो एक तो ये हो गया गुजर प्रतिहार, एक ये हो गए चौहान, एक कौन हो गए? परमार, एक कौन हो गए? चालुक्य। तो अग्नि कुंड से कितने पुत्र पैदा हुए? 4। कौन कौन से? गुजर प्रतिहार, चौहान, परमार और चालुक्य। इन चारों पुत्रों ने मिलकर राक्षसों का क्या किया? अंत किया और पृथ्वी पर क्या की? धर्म की स्थापना की। अब मैंने कहा कि गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति कहां से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। तुम वैज्ञानिक युग में रहते हो, तुमने कहा गुरुजी तुमने फेंका है, झूठ बोला है। अगर अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं तो करो यज्ञ, तो करो उत्पन्न। तो ये संभव नहीं है आज तो बेटा, क्योंकि जो नहीं है आज तो ये मान लो प्रत्येक इंसान लगभग लगभग झूठी तो बोलता है। तुम खुद को उठा कर देख लो, तुम्हारा कोई भी सेंटेंस बिना झूठ के पूरा होता ही नहीं है। गलत तो नहीं बोला? सही बोला है ना? गलत बोला है? हाँ, तभी मैंने सुना था आप तो बहुत बड़े सत्यवादी हो। अब ये चारों बालक अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। अब चारों बालकों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। इस सिद्धांत का समर्थन किन किन व्यक्तियों के द्वारा किया गया है? तो हमने कहा जो समर्थन किया है वो सबसे पहले आपका मुन्नोत नैन्सी ने किया था। किसने किया था? मुन्नोत नैन्सी ने। और किस ग्रंथ में किया था? नैन्सीरी छात में किया था। और कहा था, बिल्कुल सत्य कहा आपने, गुर्जर प्रतिहारों की, चौहानों की, परमारों की और चालुक्यों की उत्पत्ति कहां से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। दूसरा, सूर्यमल मिश्रण ने किया। किसने? सूर्यमल मिश्रण, जिसने ग्रंथ लिखा है वंश भास्कर। किसमें किया है? वंश भास्कर में। इसने किया नैन्सीरी ख्यात में। तीसरा, मेरुतुंगाचार्य ने किया। किसने किया? मेरुतुंगाचार्य। और मेरुतुंगाचार्य जी ने ग्रंथ लिखा था प्रबंध चिंतामणि। कौन सा? प्रबंध चिंतामणि। और तीनों व्यक्तियों ने यही कहा है कि चंद्रबरदाई जी आपने सत्य कहा है कि इन चारों बालकों की उत्पत्ति कहां से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। तो क्वेश्चन क्या हो गया? अग्निकुंड का सिद्धांत किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है? चंद्रबरदाई के द्वारा। किस ग्रंथ में दिया गया है? पृथ्वीराज रासो में दिया गया है। अच्छा, अग्निकुंड से कितने बालक पैदा हुए? 4 हुए। नंबर 1 गुर्जर प्रतिहार, नंबर 2 चौहान, नंबर 3 परमार, नंबर 4 चालुक्य। इस सिद्धांत का समर्थन किन किन व्यक्तियों के द्वारा किया गया है? मुन्नोत नैन्सी के द्वारा किया गया। किस ग्रंथ में किया गया? नैन्सी छात में किया गया। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा समर्थन किया गया। किस ग्रंथ में? वंश भास्कर में। एक ग्रंथ याद और रखना, वीर फतसई, क्रांति में काम आएगा। मेरुतुंगाचार्य, मेरुतुंगाचार्य का ग्रंथ का नाम क्या है? प्रबंध चिंतामणि। कौन सा है? प्रबंध चिंतामणि। तो एक सिद्धांत तो ये हो गया गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति वाला, अग्निकुंड का सिद्धांत। पहले इसको लिख लें एक बार, देखो।
अब हाथों हाथ देखो, आपको ना ग्रंथ भी याद हो जाएंगे, उसका लेखक भी याद हो जाएगा, और जितने भी हम राजा पढ़ेंगे ना, तो उन राजाओं में दो चार पुस्तकों के नाम पक्का आएंगे। तो आपको राजाओं के अंतर्गत किताब भी याद करनी होंगी, क्योंकि किताबों से पक्का सेकंड ग्रेड में 1 या 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं, 100% आते हैं। अब सूर्यमल मिश्रण के 2 ही ग्रंथ महत्वपूर्ण थे, वंश भास्कर और वीर सतसई। अब वीर सतसई तो मान लो, वंश भास्कर तो लगातार एग्जाम पूछते रहते हैं कि वंश भास्कर का लेखक कौन है। अब मैं एक बार बोल दूं, है ना, एक बार और बोल दूं। अपना टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ा, जानकारी से पढ़े थे ना, उत्पत्ति सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। तो पहला सिद्धांत था अग्निकुंड का। कौन था? अग्निकुंड का। और अग्निकुंड बेटी अब मान जाए, 2 मिनट मान जाकर, है ना। किसने दिया था? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई कौन है? अजमेर के चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और उनके मित्र थे। उन्होंने ग्रंथ लिखा, कौन सा? पृथ्वीराज रासो। इस ग्रंथ में कहा है कि एक ऋषि है आपके, कौन से? वशिष्ठ ऋषि। उन्होंने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। उस यज्ञ से की अग्नि से 4 बालक उत्पन्न हुए। कौन कौन से? चौहान, गुर्जर प्रतिहार, परमार और चालुक्य। इन चारों ने मिलकर धरती पर पुण्य धर्म की क्या की है? स्थापना की है। और इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं, इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो कौन कौन है? नंबर 1 मुनोत नैन्सी। मुनोत नैन्सी, इनका ग्रंथ कौन सा है? नैन्सी रिख्यात। नंबर 2 सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण। और ये ग्रंथ कौन सा है? वंश भास्कर। नंबर 3 मेरुतुंगाचार्य। कौन सा लिखा? प्रबंध चिंतामणि। इन तीनों किताबों ने इस सिद्धांत का क्या किया है? समर्थन किया है और कहा है, बिल्कुल सही कहा है आपने, कि गुर्जर प्रतिहार, चौहान, परमार, चालुक्य कहां से उत्पन्न हुए हैं? अग्निकुंड से। अब ये मत कहते हो गुरुजी, अब तुम बताओ एक बार। अभी कल आएगा एक सिद्धांत, है ना, वो कहेगा